हम जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन अगर संसद सदन की बात किया जाए, संसद यानी पार्लियामेंट की बात किया जाए, तो पार्लियामेंट जो नई पार्लियामेंट भवन बनी है या पुरानी पार्लियामेंट भवन थी, उसमें 2 सदन हुआ करती थी। एक होती थी लोकसभा सदन और एक होती थी राज्यसभा सदन। यानी सदन मतलब क्या होता है? घर होता है। यानी लोकसभा में निर्वाचित सदस्य रहते हैं जो 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा में निर्वाचित वैसे सदस्य होते हैं जो 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। लेकिन कोई भी लोकसभा सदस्य राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं। ओके, तो हम सीखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्यसभा एक होंगे जिनमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 होंगे और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होंगे। ओके, अब जानेंगे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होंगी, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। जो 12 सदस्य साहित्य में, कला में, वाणिज्य में, ज्ञान में, विज्ञान में एक्सपर्ट होंगे, उनको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकांश सदस्य विद्वान होते हैं। क्लियर, इसलिए इसे विद्वानों की सदन भी कहा जाता है। इसी कारण इसे उच्च सदन कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे इस समय वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है, जिसमें विभिन्न राज्यों से यानी 28 राज्यों से कुल सीटों की संख्या 225 है, और केंद्र शासित से 8 सीट है, और 12 सीट कौन करते हैं मनोनीत? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यानी कुल मिलाकर के 245 सीट हो जाएंगे। अब चर्चा करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, वह कौन से राज्य हैं जहां राज्यसभा की सीट अधिक है। तो यूपी में राज्यसभा की अधिकतम सीट 31 है, जबकि बिहार और बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या अगर 16 है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां राज्यसभा की सीट 16 ही है? तो आपका उत्तर वेस्ट बंगाल होंगे। क्लियर है? अब चर्चा करते हैं संघ शासित क्षेत्र से जो 8 सीट हैं, किस किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं। इसमें दिल्ली से 3 निर्वाचित सदस्य होंगे, पंडिचेरी से 1 निर्वाचित सदस्य होंगे, और जम्मू कश्मीर से 4 निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं, और 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसके सदस्य नहीं चुने जाते हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा
लक्षद्वीप, तीसरा लद्दाख, चौथा चंडीगढ़ और पांचवा दमन और दीव एवं नगर हवेली। वहां से सदस्य नहीं चुने जाते हैं। अब सीटों की संख्या के बाद चर्चा करते हैं कि इनके सदस्य बनने का क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता, पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो। तीसरी चीज कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी चीज क्या है कि वह पागल या दिवालिया न हो। क्लियर है? इसके अलावा राज्यसभा समय समय पर कोई निर्देश जारी करे, उसको वह पालन करता हो। ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के पात्र होंगे। वैसा व्यक्ति अगर राज्यसभा के लिए नामांकन करता है तो अगर अनारक्षित कोटि से व्यक्ति आता है यानी जनरल से आता है तो उसके जमानत राशि 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, या SC ST कोटे से आते हैं तो उनको 12,500 रुपया जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। अब वोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी? कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो राज्यसभा के निर्वाचन में जितने भी निर्वाचित सदस्य राज्यों के और संघ शासित क्षेत्र का 3, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, ये सभी लोग इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। राज्यों के MLA और संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य MP शामिल नहीं होंगे। स्पष्ट है? अब चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा खुले मतदान द्वारा किया जाएगा। स्पष्ट है? अब जो सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? तो जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे राज्यसभा के लिए उनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। हर 2 साल के बाद उसके 1/3 सदस्य रिटायर ले लेते हैं। यह जो है अस्थायी सदन होती है, यह भंग कभी नहीं होती है। इसके सदस्य हर दूसरे साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं। अब सवाल उठती है कि अगर कोई राज्यसभा सदस्य की मृत्यु हो जाती है, वह त्याग पत्र देता है या किसी अन्य कारण से उनका सीट खाली हो जाता है, तो बचे हुए अवधि के लिए ही उपचुनाव होता है और वो जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो बचे हुए अवधि के लिए चुने जाते हैं। मान लिया जाए निखिल कुमार राज्यसभा सदस्य चुने गए तो उनके कार्यकाल 6 साल का होगी, लेकिन वो पद को त्याग कर दिए, वे पद को रिजाइन कर दिए। उन्होंने 2 साल काम किया, 2 साल के बाद पद की रिजाइन कर दिए। अब रिजाइन होने के बाद फिर वहां उपचुनाव होंगे और जो दूसरे मेंबर चुने जाएंगे वह 4 साल के लिए ही चुने जाएंगे। ओके, अब आती है कि राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। स्पष्ट है? जिनकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के नाते राज्यसभा के सभापति
बनते हैं तो उनका कार्यकाल कितने दिन की होगी? 5 साल की होगी। और मजे की बात यहाँ यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही उनका वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं। और दूसरी तथ्य है कि वह राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी उसकी सभापति रहते हैं। क्लियर? अब चर्चा आती है उपसभापति के बारे में। तो राज्यसभा के जो बैठक होती है उसी बैठक से उपस्थित सदस्य स्वेच्छा से किसी को मनोनीत कर लेते हैं और राज्यसभा के उपसभापति बन जाते हैं। तो इनका कार्यकाल कितने दिन का होगी? 6 सालों के लिए। चूंकि यह जो चुने गए हैं वह पहले राज्यसभा के सदस्य ही थे। चूंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल को होती है, इसलिए इनका भी कार्यकाल 6 साल ही होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि नियुक्ति हो गया, इनका कार्यकाल भी क्लियर हो गया, बशर्ते कि ये पद त्याग न करें, इनकी डेथ न हो, किसी अन्य कारण से इनको हटाया न जाए। ठीक है? अब सवाल उठती है कि सभापति अपना अगर त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? तो ध्यान देना है, अगर सभापति अगर पद त्याग देना होगा तो वह राष्ट्रपति को देंगे पद त्याग। क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग किसको देगा जी? राष्ट्रपति को देंगे। और अगर इनको पद त्याग करना हो तो ये किसको देंगे जब जाए? सभापति को, यानी उपराष्ट्रपति को देंगे। स्पष्ट है? अब चर्चा करते हैं कि सभापति और उपसभापति का क्या अधिकार और कर्तव्य है। तो यहां जानने वाली बात है कि पूर्व के क्लास में मैंने बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष का क्या, उपाध्यक्ष का क्या अधिकार और कर्तव्य है। जो उनका अधिकार और कर्तव्य लोकसभा सदन में है वही अधिकार और कर्तव्य राज्यसभा में इनका भी है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि धन विधेयक के संबंध में इनकी अधिकार कम है, बहुत कम है। क्लियर? यानी राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत अधिकार कम है, आगे मैं बताऊंगा। दूसरी क्या है कि संयुक्त जो अधिवेशन 108 के तहत होती है उसकी भी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा सभापति नहीं करते हैं। यानी धन विधेयक के संबंध में और संयुक्त विधेयक बुलाने से संबंधित जो बैठक होती है उसको छोड़ करके बाकी सारा वही अधिकार और कर्तव्य है जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को होता है। स्पष्ट है? अब जानते हैं कि एक पद होता है राज्यसभा के महासचिव। आप लोग गांव घर में देखते हैं कि आपके गांव में पंचायत सचिव होता है, तो आप जानते हैं कि पंचायत सचिव सरकारी पोस्ट है कि राजनीतिक पोस्ट है? वह सरकारी पोस्ट होता है, वह 60 साल का होता है, वह सबसे छोटा पद होता है। ठीक उसी तरह राज्यसभा के महासचिव उस राज्य का प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं जिनका कार्यकाल 60 साल का होता है, यानी वो गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर होते हैं। उनका क्या काम है कि राज्यसभा के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, जो राज्यसभा ट्रेडिशन है वे जो है सभापति और उपसभापति और राज्यसभा के सदस्यों को बताते हैं। उनके द्वारा कोई सलाह मांगा जाने पर उनको सलाह
ये देते हैं, ये कभी भंग नहीं होते हैं। इन चूंकि ये 60 साल के लिए सरकारी ऑफिसर होते हैं। वर्तमान में पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। स्पष्ट। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि राज्यसभा का क्या पावर है, जो राज्यसभा का सदन है उसका क्या शक्ति है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला शक्ति विधायी शक्ति होती है, यानी कोई भी विधेयक पहले कहां आती है, या तो लोकसभा में आएगी या राज्यसभा में आएगी। और धन विधेयक हमेशा कहां आती है, लोकसभा में आती है, वो राज्यसभा में नहीं आती है। तो कोई विधेयक या तो कहां आएगी, धन विधेयक को छोड़ करके राज्यसभा में या तो लोकसभा में। अगर राज्यसभा में आती है तो क्या करता है राज्यसभा में सभापति, क्या काम होता है कि उस विधेयक को उसे विचार बाकायदा कार्रवाई करवा करके विचार विमर्श, उस जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया खत्म करके उस पर सिग्नेचर करके उसको लोकसभा में भेजना, या लोकसभा कोई विधेयक को भेजती है राज्यसभा में तो उस पर कार्रवाई करा करके उस पर हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति को भेजना, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, कभी कभी किसी विधेयक पर राज्यसभा को आपत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है जी, आपत्ति हो जाती है। ऐसे विधेयक को क्या करते हैं, नहीं, ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा, फिर ध्यान देंगे, कभी कभी लोकसभा किसी विधेयक को भेजती है राज्यसभा में, राज्यसभा में उस विधेयक को लेकर किसी विधेयक में किसी बिंदु को लेकर किसी बिंदु को लेकर के मतभेद हो जाता है। इस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे और संयुक्त बैठक में उस जो मतभेद वाली विषय वस्तु है उस पर निर्णय कर लिया जाएगा। उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और बुलाते कौन है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्पष्ट। तीसरी क्या है, विधायी शक्ति में संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक, संविधान में जो संशोधन होने वाली विधेयक है उसके संबंध में क्या पावर है। जो लोकसभा का पावर है वही राज्यसभा का पावर है। अगर किसी विधेयक को लोकसभा पारित कर देती है तो राज्यसभा चाहे तो इस विधेयक को रोक लेगी, तो यह विधेयक अपने आप खत्म हो जाएगा। ध्यान देना है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में राज्यसभा का बहुत पावर है। जो लोकसभा का पावर है वही राज्यसभा का पावर है, और वो चाहे तो विधेयक पर अनुमति नहीं दे सकती, वो रोक लेगी, तो विधेयक क्या होगा, प्रभाव में नहीं रहेगा। ऐसा कब हुआ था, जब वर्ष 1989 में जो पंचायती राज विधेयक आया था, वह क्या किया, राज्यसभा अपने पास रोक लिया था, तो वह विधेयक अपने आप प्रभाव से खत्म हो गया था। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ज्वाइंट अधिवेशन नहीं बुला सकते। विधेयक 3 होते हैं, एक होते हैं साधारण विधेयक, एक होते हैं वित्त विधेयक या धन विधेयक, और एक होते हैं संविधान संशोधन संबंधित विधेयक। अब चर्चा करते हैं वित्त विधेयक के बारे में, वित्तीय शक्ति के बारे में। राज्यसभा को वित्तीय शक्ति बहुत कम है, वित्तीय शक्ति बहुत कम है, क्योंकि कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक कहां पारित होते हैं, लोकसभा में पारित होते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पारित होते हैं। जब लोकसभा उस पर कार्रवाई करके राज्यसभा में भेजेगी तो राज्यसभा को यहां सिर्फ 2 ही अधिकार है, एक या तो 14 दिन के अंदर उसको लौटा देगी, अपने आपत्ति के सहित यहां सुधार कर लीजिए, या 14 दिन तक रोकेगी तो अपने आप पारित हो जाएगा। और जब वह लौटाएगी लोकसभा राज्यसभा को
तो उसको हर हाल में वैसा ही पारित करना पड़ेगा। आगे आता है आपातकालीन शक्ति। तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू करेंगे तो 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से उस आपातकालीन विषय वस्तु को पारित हो जाएगा, तभी आपातकाल परिवर्तन में आगे रहेगा, नहीं तो आपातकाल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उस स्थिति में इनकी पावर ज्यादा हो जाती है। अगर लोकसभा उसमें भंग रहे और राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दिए हैं, उस स्थिति में उस विधेयक को, आपातकालीन संबंधी प्रावधान को राज्यसभा पारित कर देगा, तो वह परिवर्तन में रह जाएंगे। क्लियर है ना? बाद में लोकसभा का बैठक होगी, गठन होगी, तो फिर उसमें पारित करवाया जाएगा। आगे देखते हैं कुछ उनको अन्य शक्तियां हो जाती हैं। अन्य शक्तियां में क्या क्या आती है? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति चुनने के लिए पावर है ना? चुनाव में भाग लेने का पावर है। दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना? तीसरी चीज क्या आती है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना है तो लोकसभा से जो संकल्प पारित महाभियोग की, वह राज्यसभा में भी आएगी। राज्यसभा उस विधेयक को जांच करेगा, अगर इसको पारित कर दिया तो महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसमें भी राज्यसभा का पावर है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी होती है। स्पष्ट है? और अंत में जानेंगे कि अगर सभापति को, उपसभापति को हटाना हो, यानी उपराष्ट्रपति को हटाना हो, तो राज्यसभा अपने में से बहुमत से हटा देगी, उपराष्ट्रपति को हटा देगी या सभापति को हटा देगी। बस इसकी सूचना किसको देना होगा? लोकसभा को देना होगा। स्पष्ट के अलावा एक विशेष पावर होती है जो लोकसभा को नहीं है। तो पहली पावर क्या है कि अनुच्छेद 249 कहता है कि ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की विषय वस्तु की विधेयक हो, यानी राज्य को उसको पावर है, लेकिन वह विधेयक जो है लोक महत्व की विधेयक हो, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है, तो ऐसे विधेयक को वह अपने यहां 2/3 बहुमत से पारित करके उसको लागू कर सकती है उस राज्य में। ऐसा स्थिति कब आया था? जब वर्ष 1952 में व्यापार वाणिज्य एक कानून आया था। व्यापार वाणिज्य एक कानून आया था जिसमें राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से उस कानून को अपने स्तर से पारित किया था। और ऐसा कानून अगर पारित राज्यसभा करता है तो इसका प्रभाव 1 साल तक रहता है, उस कानून का प्रभाव। अब राज्यसभा चाहे तो हर साल उसको बहुमत से पारित करके उसको बढ़ा सकती है। इसके अलावा वर्ष 1986 में अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के जो सीमा है उसकी सुरक्षा विधेयक जो है राज्यसभा में पारित किया गया था। 2 बार प्रयोग किया गया है, एक 1952 में और एक 1986 में। स्पष्ट है? दूसरा आता है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकती है, जैसे कि यूपीएससी की स्थापना, गठन।
या किसी अन्य सेवा आयोग का गठन होता है। तो सबसे पहले 312 का प्रयोग राज्यसभा ने वर्ष 1961 में किया था। इसके तहत 3 सरकारी सेवा सृजित किया था। एक भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा और भारतीय वन सेवा का पद क्रिएट किए थे। इसके अलावा 1965 में 2 सेवा, भारतीय कृषि सेवा और एक अन्य सेवा जो सृजित किए थे। इस तरह देखते हैं कि कुछ मामले में राज्यसभा का अधिकार गौण है, खासकर वित्तीय मामले में। बाकी अन्य मामलों में वही अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त है। उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।